अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। 15 साल मुसलसल और 20 साल टोटल इक़्तिदार में रहने के बाद आखिरकार शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कई दिन से पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा रखा था, इंटरनेट बंद कर दिया था और एहतजाज करते तुलबा पे लाठियां और गोलियां बरसाई जा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1000 के करीब तुलबा मारे जा चुके हैं। सिर्फ इस संडे के एक दिन में 4 अगस्त को बांग्लादेश में 60 के करीब तुलबा प्रोटेस्टर्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। आप जानते हैं कि ये एहतजाज नौकरियों में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था। मुख्तसरन ये कि शेख हसीना वाजिद ने जॉब्स में 30% कोटा इन फैमिलीज़ के लिए रखा था जिन्होंने 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये कोटा एक बार माजी में ख़त्म करके अदालत के ज़रिए फिर बहाल कर दिया गया था। अब इसी पर तुलबा को गुस्सा था कि 1971 की जंग आज़ादी में तो पूरी कौम ने हिस्सा लिया था और फिर इस वाक़े में हिस्सा लेने वाले तो अब नौकरी की उम्र से गुज़र चुके हैं। इसलिए उनके ख़ानदानों को कोटा देना दरअसल अपने हामियों को नवाजने का एक तरीका है, करप्शन का और ताकत हासिल करने का एक हथियार है। यानी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद चालाकी से सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को तमाम इदारों में प्लांट करके अपनी सिविल डिक्टेटरशिप तवील करना चाहती थी। हालिया तुलबा का एहतजाज दरअसल 2 माह पहले शुरू हुआ और फिर पिछले 4 हफ्तों में उसने शिद्दत पकड़ी और पिछले 2 दिनों में 2 से 3 अगस्त 2024 में ये इंतहा पर था कि अगर शेख हसीना वाजिद ना भागती तो शायद अपने वालिद शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश में इज़्ज़त से बांगा बांधू यानी बड़ा भाई कहा जाता है, उन जैसी किस्मत से 2-4 होती, यानी खुदा न खास्ता कत्ल कर दी जाती। यही वजह है कि बंगाली आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने उन्हें 5 फरवरी को कहा कि बेहतर है आप इस्तीफ़ा देकर मुल्क छोड़ दें, लेकिन वो अभी तक मुल्क छोड़ने पर और इस्तीफ़ा देने पर तैयार नहीं थी। वो ख़ुद को आयरन लेडी समझती थीं और उनका दावा था कि अगर कुछ करना है तो ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन फिर ये हुआ कि गालिबन आर्मी ने ही वज़ीर आज़म हाउस की तरफ आने वाले रास्तों से रुकावटें हटा दी। जब ये रुकावटें हटी तो तकरीबन 1 लाख के करीब एहतजाज करते मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़ों तक पहुंच गए। अब ज़ाहिर है ये हज़ारों की तादाद में थे, तकरीबन 1 लाख के लगभग थे, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इस वक्त आर्मी चीफ ने फिर वज़ीर आज़म को दोबारा वार्निंग दी और दूसरी तरफ इंडिया में मौजूद मोदी को एक एक पल की खबर पहुंच रही थी और मोदी ने जब हिदायत जारी की तो अजीत डोवल एक एक पैगाम लेकर उसने शेख हसीना वाजिद को कॉल की और कॉल करके सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और उसको बताता रहा कि तुम डटी रहो। लेकिन जब आयरन लेडी ने बताया कि आर्मी चीफ ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया है तो अजीत डोवल ने आर्मी चीफ को कहा कि शेख हसीना वाजिद हमारी बंदी है और इसको एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। हमें सही सलामत अपने मुल्क में यहाँ पर वापस चाहिए और इसी सूरत हाल के अंदर शेख हसीना को कुछ नहीं होना चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगी, लेकिन मुझे जाने से पहले आवाम से एक ख़िताब करने दिया जाए और ख़िताब करके मैं आवाम को कहूँगी कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए जा रही हूँ। तो अब हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अब मुकाबला होगा। ये पहली सूरत हाल थी, इसको रिजेक्ट किया। फिर उसने कहा मुझे एटलीस्ट यहाँ से निकलने से पहले मैं ख़िताब करना चाहती हूँ। उस वक्त आर्मी ने कहा कि आपके पास 45 मिनट हैं। उन्होंने अजीत डोवल को कहा था कि हम इसको महफूज रास्ता देने को तैयार हैं। अवाम वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुकी है, चंद कदम के फासले पर है। इसको कहें कि इतना वक्त नहीं है कि यहाँ अब ख़िताब नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम मुजाहिरीन को नहीं रोक सकते। आयरन लेडी चंद करीबी साथियों के साथ बाहर खड़े MI-17
ہیلی کاپٹر پر انڈیا فرار ہو گئیں۔ جس وقت شیخ حسینہ واجد بم پروف گاڑی میں وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہی تھیں تو یہ تاریخی مناظر لیے گئے۔ اس ویڈیو سے آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے جانے سے پہلے یہ بندوبست کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ کوئی اس کے فرار ہونے کی ویڈیو نہ بنا سکے۔ شیخ حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد جنرل وقار الزمان نے ملک بھر میں عارضی حکومت کا اعلان کر دیا۔ جنرل وقار الزمان نے 5 بجے کے قریب قوم سے ٹی وی پر خطاب کیا اور کہا کہ پلیز آپ فوج پر اعتماد کریں۔ جس وقت جنرل قمر الزمان یہ اعلانات کر رہے تھے اس وقت ناراض طلباء شیخ حسینہ کے خالی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ بہت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر کھانا کھا رہے تھے، لیگ پیسز اور مرغیوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ کچھ فتح کی خوشی میں وزیر اعظم ہاؤس میں سجدہ شکر بھی ادا کر رہے تھے، جبکہ وزیر اعظم سے بہت دور چٹاگانگ کی سلیٹ روڈ پر بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے بابی بانگا باندھو یعنی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ گرا رہے تھے۔ یہ 15 فٹ اونچا مجسمہ ابھی 3 سال پہلے فوج نے اپنی نگرانی میں تیار کروا کر لگوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی یادگاروں کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے کئی جگہوں پر مجسمے کے بازو توڑے اور سر پر کلہاڑے مارے۔ یہ واقعہ جنوبی ایشیا کا انوکھا ثانیہ ہی ہوگا۔ اس میں ایک قوم نے اپنے ہی قائد اور لیڈر کے مجسمے سے ایسا توہین آمیز سلوک کیا جبکہ ان کے قتل کو 49 سال ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ کوٹا سسٹم شروع ہی شیخ مجیب الرحمان نے کیا تھا، لیکن بعد میں اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر شیخ حسینہ واجد نے اس کو دوبارہ شروع کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب شیخ مجیب الرحمان کی لیگسی کو ریوائیو کرانے کے لیے 76 سالہ شیخ حسینہ واجد نہ جانے واپس آ بھی پائیں گی کہ نہیں۔ ان کا بھی کوئی جانشین نہیں ہے۔ ایک بیٹا سجیب واجد ہے، لیکن وہ امریکہ میں سیٹل ہے اور وہیں اس نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کو کرپشن الزامات اور بہت سے کنٹروورسیز کا سامنا ہے۔ اب دوسرا کردار ان کی بیٹی سیما واجد بھی بنگلہ دیش سیاست پر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی۔ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں۔